Hello all. Today in chapter number 1, Introduction to Bookkeeping and Accountancy, we are going to discuss about the difference between bookkeeping and accountancy, their features, objects and importance. So without wasting time, let's start with the topic. First topic is difference between bookkeeping and accountancy. We have discussed these topics in very detail in my last video. If you have not seen that video, please watch that video first, then you can understand it better. Moving to the differences, first we have particulars where we will discuss the meaning of bookkeeping, which means recording and classifying the transactions, while in accountancy there is recording, classification, summarizing, analyzing and interpreting the financial data, right? So only two things are there. Second thing, recording and classifying is written at both the place. That means bookkeeping is a part of accountancy itself. Moving to the next point, that is stage. So this is the primary stage because before accountancy, bookkeeping is being done, and it is a secondary stage, which means it is done after bookkeeping. पहले bookkeeping होगा, फिर accountancy होगा. Without bookkeeping हम accountancy directly नहीं कर सकते हैं. अब ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे तो हम बुककीपिंग क्यों करते हैं? क्योंकि हमें रिकॉर्ड्स रखने होते हैं हमारे सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के, क्योंकि ऑफ कोर्स हम लोग सारे ट्रांजैक्शंस याद नहीं रख सकते हैं, राइट? और यहाँ पर हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं? हम यहाँ अकाउंटिंग कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए, ताकि हम रेलेवेंट इंफॉर्मेशन रेलेवेंट अथॉरिटीज तक पहुंचा सके. यहाँ पर रेलेवेंट अथॉरिटीज से क्या मतलब है? रेलेवेंट अथॉरिटीज से मतलब है ओनर जो कि बिजनेस चला रहा है, उसके अलावा हो जाएंगे गवर्नमेंट जो कि जिससे कि हमें टैक्स पे करना है. इसके अलावा हमारे मान लीजिए बिजनेस में हमें किसी से लोन लेना है, तो हमें अगर किसी से बैंक से लोन लेना है तो वो बैंक जो होगी दैट विल बिकम द रेलेवेंट अथॉरिटी. वो हमें ऐसे ही लोन नहीं देते, राइट? वो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करते हैं और अकॉर्डिंगली हमें लोन प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट आ जाते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात. तो यहाँ पर जूनियर स्टाफ इज सफिशिएंट बिकॉज दे आर responsible of keeping records, and here senior staff is responsible for bookkeeping and accountancy both. आउटकम की अगर हम बात करें तो यहाँ जो आउटकम्स होते हैं वो जर्नल और लेजर के रूप में होते हैं, जो कि हमारे बुक के चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 हैं. इसकी डिटेल हम डिस्कस करेंगे जब हम ये चैप्टर्स पढ़ने शुरू करेंगे. अभी आ जाते हैं यहाँ पर हम लोग प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे कि हमें हमारे बिजनेस का प्रॉफिट पता लगता है, और बैलेंस शीट जिससे हमें पता लगता है कि हमारे बिजनेस में कितने असेट्स हैं और कितनी हमारे पास लाइबिलिटीज हैं. नेक्स्ट, पीरियड की अगर हम बात करें तो बुक कीपिंग जो है इट इज डन ऑन रेगुलर बेसिस. डे टू डे डिटेल्स हमें यहाँ रिकॉर्ड करनी होती है. एंड अकाउंटेंसी की अगर हम बात करें तो अकाउंटेंसी इज डन ईयरली. इस यहाँ पर हमें पूरे एक साल का रिकॉर्ड मिलता है. ओके, और आगे चलते हैं. एनालिसिस की अगर हम बात करें तो बुक कीपिंग में एनालिसिस की कोई जरूरत भी नहीं होती है और कोई गुंजाइश भी नहीं होती है. अगर आपके पास डे टू डे ट्रांजेक्शन लिखे हैं 1 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी, ऐसे करते करते 31 जनवरी तक आपके पास सारे ट्रांजैक्शंस लिखे हैं, तो ये ट्रांजैक्शंस में आप कोई सेल्स का होगा, कोई एक्सपेंस का होगा, कोई परचेज का होगा, अलग अलग ट्रांजैक्शंस को देख करके आप कुछ भी एनालाइज नहीं कर सकते. लेकिन अगर आपके पास फुल डेटा है कि इन होल ईयर हमारे पास सेल्स जो हुआ है वो 2 लाख रुपीस का हुआ है, हमारे पास परचेज जो हुआ है वो 1,50,000 रुपीस का हुआ है, हमने सैलरी कितना पे किया, हमने रेंट कितना पे किया, इस तरह से हमारे पास पूरे साल के अगर
numbers होंगे, तो we can compare these numbers, we can find out profits out of it, देन वी कैन एनालाइज कि हमारे कौन से एक्सपेंस कितने हैं, जो एक्सपेंस ज्यादा है उन्हें हम कैसे कम कर सकते हैं। तो एनालिसिस की गुंजाइश कहाँ होती है? अकाउंटेंसी में होती है, जहां पर हमारे पास आ, जो है एक समराइज्ड डेटा होता है, एक फिनिश डेटा जहां हमारे पास होता है, राइट। तो अकाउंटिंग की जो बुक्स होती है, हियर इट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन टू एनालाइज एंड इंटरप्रीट द डेटा। नाउ इट्स कमिंग अबाउट डिसीजन मेकिंग, तो क्योंकि आप यहाँ कुछ एनालाइज नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट टेक एनी डिसीजंस बाय द डेटा गिवन बाय द बुक कीपिंग। बट इन अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट जो होते हैं वो बिजनेस डिसीजंस जो लेते हैं, दे आर जनरली बेस्ड ऑन द अकाउंटेंसी, राइट। इसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। स्किल रिक्वायर्ड की अगर हम बात करें, तो बुक कीपिंग जो है, अगर किसी को जनरल अकाउंटेंसी आती है तो वो बुक कीपिंग इजीली कर सकता है, उसके लिए ज्यादा स्किल की जरूरत नहीं है। जिसे बेसिक रूल्स आते हैं अकाउंटिंग के, वो पर्सन भी कर सकता है। जबकि यहाँ पर अकाउंटेंसी के लिए एनालिटिकल स्किल चाहिए, ताकि आप न सिर्फ अकाउंटिंग कर पाओ, लेकिन उसका मतलब भी समझ पाओ कि जब प्रॉफिट्स हैं तो उसका क्या मतलब है, लॉसेस हैं तो उसका क्या मतलब है। आप दूसरी चीजों से भी उसे कनेक्ट कर पाओ कि अगर इतना प्रॉफिट है तो टैक्स कितना पे होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो यू नीड एनालिटिकल स्किल्स ऑल्सो अलोंग विथ normal knowledge, general knowledge of accountancy, right? So this was about difference between bookkeeping and accountancy. Now moving to the features of bookkeeping. First feature is recording of day to day business transaction. तो हम यहाँ पर एक बंदा हायर करते हैं जो कि हमारे रेगुलर बिल्स को चेक करके और उनकी रिकॉर्डिंग करता है। तो हमारे पास डेली ट्रांजेक्शन, भले ही वो सेल्स से रिलेटेड है, परचेज से रिलेटेड है, किसी भी चीज से रिलेटेड है, वो ट्रांजेक्शन यहाँ पर रिकॉर्ड होते हैं। सेकेंड थिंग है रिकॉर्डिंग ऑफ ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, मतलब कि नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होते हैं, जो पैसे से रिलेटेड है सिर्फ वही रिकॉर्ड होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज इट द रिकॉर्डिंग इज डन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, दैट मीन्स we are recording things generally for 12 months. Now, it is not necessary that 12 months should be from January to December. It can be from any month, right? From Feb to Jan also हो सकता है, from March to February भी हो सकता है। जनरल जो अभी प्रैक्टिस चलती है, it is from 1st April टू 31st मार्च, मतलब यहाँ दिसंबर के बाद और आगे चलेंगे तो इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, सो दीज आर 9 मंथ्स, राइट। तो दिसंबर के बाद जनवरी हो जाएगा 10th मंथ, फेब्रुवरी 11th और मार्च 12th। सो अप टू 31st मार्च वी विल मेक अकाउंट्स, ठीक है। तो 12 मंथ्स पीरियड है। जनरल प्रैक्टिस है 1st अप्रैल टू 31st मार्च, जिसका रीजन है कि हमें जो टैक्स पे करना होता है वो 1st अप्रैल टू 31st मार्च तक के इनकम पर पे करना होता है। तो दो बार कोई भी क्यों बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएगा, एक बार जनवरी टू दिसंबर, फिर अप्रैल टू मार्च। तो लोग क्या करते हैं, अप्रैल टू मार्च ही वो लोग ईयर कंसीडर करते हैं। अकॉर्डिंगली दे डू देयर अकाउंटिंग ऑल्सो, और उनका टैक्सेशन पर्पस भी सॉल्व हो जाता है। टैक्स में इसे जो है फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं। और आगे चलते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड इट इज साइंटिफिक ऑल्सो। ऑफ कोर्स बुक कीपिंग जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन पर चलता है। 3 गोल्डन रूल्स होते हैं, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। वो जो गोल्डन रूल्स है उनके बेस पर बुक कीपिंग चलता है, और उसी के ही अकॉर्डिंग डबल एंट्री सिस्टम हम जो पूरा सीखने वाले हैं इस पूरे थ्रू आउट द ईयर, उस सिस्टम के ऊपर जो कि साइंटिफिकली बनाया गया है। तो ऐसे साइंटिफिक सिस्टम के ऊपर जो है हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशन लगा करके और सीखते हैं। हमें अभी काफी सारी चीजें सीखनी है, जैसे यहाँ पर कॉस्ट है, फिर देखिए एक डिविडेंड वर्ड आया, एक्सपेंडिचर वर्ड आया, असेट वर्ड आया, रेवेन्यू मतलब हमारी इनकम जो होती है उसे रेवेन्यू कहते हैं। तो इस तरीके से हम काफी सारी चीजें सीखने वाले हैं, और किसको हमें किस तरह से ट्रीट करना है वो भी हम सीखने वाले हैं। ये आगे हम लोग सीखने वाले हैं, अभी आप लोग बिल्कुल लोड नहीं लेंगे, आराम से समझेंगे इस चीज को।
ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो पिछले वीडियो में और करंट वीडियो में हम इतना डिस्कस कर चुके हैं कि हम इसे थोड़ा क्विकली ले लेंगे। पहला है कंप्लीट एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड। तो बुक कीपिंग जो होती है उसमें रिकॉर्डिंग कैसी होती है? पहला तो कंप्लीट होती है और दूसरी बात वो एक्यूरेट होती है, मतलब इसमें कोई गलतियां नहीं होनी चाहिए। अगर आपके रिकॉर्डिंग में ही मिस्टेक होगी, आपने एक कंप्यूटर में वर्ड सुना होगा गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट, GIGO है एक्चुअली, गार्बेज इन गार्बेज आउट, राइट। तो यहाँ पर सेम है, अगर आपने गलत ही चीजें लिखी है तो आपको जो आपका आउटकम है वो भी रॉन्ग ही मिलने वाला है, ठीक है। तो इसलिए हमारे अकाउंटिंग कैसी होनी चाहिए? पहली बात वो सिस्टमैटिक होनी चाहिए, देन इट शुड बी ऑर्डरली, एंड थर्ड इट शुड बी लॉजिकल, इट शुड बी डन लॉजिकली, राइट। तो ऑर्डरली से यहाँ दो चीज हो गई, ऑर्डरली से एक चीज तो हो गई हमारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होनी चाहिए, और दूसरी चीज है ऑर्डरली मतलब कि पहले हम बुक कीपिंग करते हैं और दूसरी हम अकाउंटेंसी करते हैं। और बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में भी एक ऑर्डर है कि पहले हम किसी चीज को रिकॉर्ड करेंगे, देन हम उसको क्लासिफाई करेंगे, देन हम उसको समराइज करेंगे, एंड सो ऑन। तो हमें ये ऑर्डर फॉलो करना चाहिए, तभी हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो कंप्लीट भी होंगे और एक्यूरेट भी होंगे, एंड इट शुड बी लॉजिकल इन मैनर। यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक लेजर दिखाया है, लेजर मतलब एक बुक होती है। ये जो बुक होती है यहाँ पर हम करते हैं क्लासिफिकेशन। अभी ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, आप बहुत जनरली समझो। जैसे ये है, इसमें मैं यहाँ पर सारी सेल्स लिखती हूँ, यहाँ पर मैं सारी परचेज लिखती हूँ। यहाँ देखिए अलग अलग बुक नंबर दिए हुए हैं, पेज नंबर, यहाँ देखिए अलग अलग पेज नंबर्स दिए हुए हैं, राइट। तो ये पेज नंबर्स के अकॉर्डिंग मैं पता कर सकती हूँ कौन से पेज पे सेल्स लिखा है, कौन से पेज पे परचेज लिखा है। तो इस तरीके से जो है एक रिकॉर्डिंग सिस्टम होता है, राइट। अब यहाँ रिकॉर्डिंग कैसे होती है? डेट वाइज होती है। देखिए यहाँ पर एक कॉलम डेट का दिया हुआ है, तो ये जो डेट का कॉलम है यहाँ पर हम डेट वाइज रिकॉर्डिंग करेंगे, और इट विल बी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, राइट। सेकेंड, अकाउंट वाइज हमने पहले सेल्स बना लिया, बाद में परचेज बना लिया, ऐसे अलग अलग अकाउंट्स बनाए हैं। तो इसकी ज्यादा डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे, आप लोग भी ज्यादा इसको समझने की कोशिश ना करें, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे आपको ऑटोमेटिक ये चीजें समझ में आने लगेगी। और आई सजेस्ट जब आप आगे जाते हैं उसके बाद ये जो वीडियो है, थियरी वीडियोस जो है, उनको आपको रिपीटेडली देखना चाहिए, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो और ज्यादा बेटर होती है। नेक्स्ट, ये रिकॉर्ड्स जो होते हैं दीज आर परमानेंट रिकॉर्ड्स, राइट। हमने एक बार ये जो रिकॉर्डिंग की, पहला तो अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑल्सो वी हैव टू कीप दिस रिकॉर्ड्स विद अस अप टू 8 years। जनरली 8 साल तक तो हमें ये संभाल कर रखना होते हैं। दूसरी बात, यहाँ रिकॉर्डिंग परमानेंट रिकॉर्डिंग होती है, यहाँ जो लिखा है आप उसको रब नहीं कर सकते, उसको कट नहीं कर सकते हो। कट किया हुआ जो होता है ना, उसको माना जाता है कि आपने इसमें कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की है। तो ध्यान रखें, हम अकाउंटिंग में कभी भी कट नहीं करते हैं कोई भी चीज। दूसरी बात है कि इट कैन बी प्रोड्यूस्ड एज एविडेंस, क्योंकि ये बहुत सिस्टमैटिक तरीके से बनी हुई होती है, तो हम इसे कोर्ट ऑफ लॉ में एज एविडेंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि देखिए हमारे अकाउंट्स में ये चीजें इस तरीके से रिकॉर्डेड है। इनफैक्ट एविडेंस जो कि अगर हम बात करें तो कोई सा भी गवर्नमेंट ये है, लॉ है, तो उसमें ये बुक्स एज एविडेंस काम करती है। हम कितनी सैलरी पे कर रहे हैं, या फिर हमने कितना टैक्स पे किया है, तो इनकम टैक्स के लिए भी इट वर्क्स एज एन एविडेंस, हमने कितना सेल्स किया है, कितनी अर्निंग की है, एटसेट्रा एटसेट्रा। टू नो द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, ऑफ कोर्स बुक कीपिंग हम करते ही इसीलिए ताकि हमें बिजनेस का प्रॉफिट पता चले कि हमने पूरे एक साल में कितना प्रॉफिट अर्न किया है। टू नो टोटल असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द एंटरप्राइज। जैसे आपने यहाँ पर, मैंने यहाँ पर सेल्स लिखा, तो मान लीजिए ऐसे ही इसी तरीके से मैंने एक पेज बनाया यहाँ पर फर्नीचर का,
राइट नाउ अब मैंने यहाँ आज तक जितना फर्नीचर परचेज किया है सब रिकॉर्ड किया होगा, ईयर एंड पे उसका टोटल लगाया होगा। मुझसे अगर कोई भी पूछेगा आपके पास कितना फर्नीचर है, तो मुझे जाकर के गिनने की जरूरत नहीं, या मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, मुझे बिल्स निकाल के देखने की जरूरत नहीं है। मैंने एक पेज निकाला, मुझे पता चला मेरे पास आज के दिन में कितना टोटल फर्नीचर बिजनेस में है। सिमिलरली और दूसरे एसेट्स और लाइबिलिटीज भी ऐसे ही पता लगते हैं तुरंत। टू नो व्हाट द बिजनेसमैन ओज टू अदर्स, बिजनेसमैन ने दूसरों से कितना उधार ले रखा है, और दूसरों ने बिजनेसमैन से, मतलब हमारे बिजनेस में कितने हमें कितना किसी को पे करना है और किसी से कितना रिसीव करना है, वो सारा हमको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाता है। देन इट इज कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी मतलब हम पिछले सालों के अकाउंट्स को करंट ईयर के अकाउंट्स से कंपेयर कर सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे बिजनेस में ग्रोथ हो रही है या नहीं, प्रॉफिट बढ़ रहा है या नहीं, ये सब कुछ देख सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग। सो बुक कीपिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों किया जाता है? फर्स्ट थिंग, हमारे पास रिकॉर्ड रहता है। नो बडी इन दिस वर्ल्ड हैव सच अ माइंड कि वो पूरे साल के ट्रांजेक्शन्स याद रख सके और उनको दिमाग में ही कैलकुलेट करके और उनका कोई रिजल्ट निकाल सके, राइट? सो रिकॉर्डिंग इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर रिमेम्बरेंस, राइट? हमें याद नहीं रहता है, इसलिए हमें रिकॉर्ड करना जरूरी है। दूसरा, रिकॉर्ड करना इसलिए भी जरूरी है कि हमें इंस्टेंट डेटा मिलता है, जब भी हमें चाहिए बुक्स में से इंस्टेंट डेटा मिलता है, राइट? फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो ऑफ कोर्स हम जो भी रिकॉर्ड करते हैं वो सारा कुछ फाइनेंशियल होता है, कंपल्सरीली फाइनेंशियल होता है। तो हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है आज के दिन में, अगर मुझे कुछ पैसा नए बिजनेस में इन्वेस्ट करना है तो वो मुझे करना चाहिए या नहीं, इस तरह के डिसीजन मुझे कहाँ से मिलेंगे? अकाउंट्स के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देखकर मिलेंगे कि मेरे पास प्रॉफिट अच्छा है या नहीं, मेरे पास सफिशिएंट कैश है या नहीं, एटसेट्रा। डिसीजन मेकिंग की बात आती है तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर डिसीजन लेना है किसी भी चीज से रिलेटेड, तो उसे उसके लिए ये पता होना चाहिए कि आज वो किस पोजीशन में, राइट? मान लीजिए आज मेरा खुद का बिजनेस ऑलरेडी लॉस में है और मैं सोचूं कि मैं किसी और का बिजनेस ओवरटेक कर लूं, तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, राइट? तो यहाँ पर डिसीजन लेने के लिए हमें अकाउंट्स बहुत ज्यादा मदद करते हैं। आगे चलते हैं, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? कंट्रोलिंग का मतलब यहाँ पर सिर्फ कंट्रोल करना नहीं होता है। कंट्रोल करने का मतलब होता है फाइंडिंग प्रॉब्लम्स, हमारे बिजनेस में क्या प्रॉब्लम्स है पता करना, और दूसरी चीज हाउ टू करेक्ट इट, उसके करेक्टिव एक्शंस लेना। तो ये सारी चीजें कंट्रोलिंग में आती है। कंट्रोलिंग को एक तरह से और कहा जाता है, कंट्रोलिंग में होता है हमने क्या प्लान किया था, कंट्रोलिंग में आता है कि हमने क्या प्लान किया था और जैसा हमने प्लान किया वैसा वो एग्जीक्यूट हुआ या वैसे रिजल्ट्स आए या नहीं आए। ये चीज भी कंट्रोलिंग के अंदर आता है कि हमने जैसा प्लान किया था वैसे रिजल्ट्स आए या नहीं। एविडेंस की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एविडेंस के तौर पर बुक्स ऑफ अकाउंट जो होते हैं वो दिखाए जाते हैं। जब भी इनकम टैक्स की रेड पड़ती है तो सबसे पहली चीजें वो लोग ढूंढते हैं ऑफिस में, तो वो देखते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइंड आउट करते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो लिखा है वो एक्चुअली बिजनेस में हो रहा है या नहीं। जितनी एसेट्स बुक्स में दिखा रखी है उतनी एसेट ऑर्गेनाइजेशन के पास है या नहीं है, जितनी कैपिटल दिखा रखी है वो सच्ची है या झूठी है, ये सारा कुछ जो है वो किससे पता लगता है? बुक्स ऑफ अकाउंट से। देन इट्स नेक्स्ट इज अबाउट टैक्स लाइबिलिटी। नाउ इफ वी टॉक अबाउट टैक्स लाइबिलिटी, तो गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है। कितना टैक्स पे करना है ये कैसे पता लगेगा? कितना टैक्स पे करना है ये बुक्स ऑफ अकाउंट बताएंगे। हमें पता लग जाएगा कि हमारे पास कितना प्रॉफिट है, तो उससे हम कैलकुलेट करेंगे हमें कितना टैक्स पे करना है, राइट? तो ये तो था हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग। अब इसके बाद आगे चलते हैं कि ये बुक्स ऑफ अकाउंट जो है इसकी क्या यूटिलिटी और किस किस के लिए है। यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग।
तो बुक कीपिंग की क्या यूटिलिटी है? तो बुक कीपिंग की सबसे पहली यूटिलिटी हम डिस्कस करते हैं ओनर के बारे में। सबसे पहली यूटिलिटी है ईयरली प्रॉफिट्स। ओनर फाइंड्स आउट ईयरली कितना प्रॉफिट हो रहा है। सेकेंड थिंग, ही फाइंड्स आउट कि बिजनेस में कितने एसेट्स या लाइबिलिटीज है। थर्ड थिंग, ही फाइंड्स आउट अबाउट एक्सपांशन। हमारा बिजनेस का हम एक्सपांशन करने लायक है या नहीं है। फोर्थ थिंग, ही कैन मेक स्ट्रेटेजीज। ऑफ कोर्स आपकी बुक में इतने सारे पॉइंट्स नहीं दिए हुए हैं, बट अगर आपको थियरी में लिखना है तो यू शुड हैव अ फ्लो इन योर माइंड एंड यू शुड हैव पॉइंट्स टू राइट। कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर कि आपको लिखने के लिए दिमाग में पॉइंट्स होना ज्यादा जरूरी है। हेडिंग अगर आपकी करेक्ट है और पॉइंट उससे रेलेवेंट है तो यू ऑलवेज गेट मार्क्स। हालांकि अकाउंट्स में ज्यादा थियोरी नहीं होती है, बट स्टिल आई एंजॉय टीचिंग थियरी, सो आई टुक इट एज अ गुड पार्ट। तो देखिए यहाँ पर अगर ईयरली प्रॉफिट लेना है तो उसके लिए इनकम और एक्सपेंसेस को कंपेयर किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फाइंड आउट की गई है कि कितना हम सेव कर पा रहे हैं, क्योंकि हम तब तक एक्सपांशन के बारे में नहीं सोच सकते जब तक हमारे पास एक बहुत अच्छी सेविंग्स ना हो। तो दिस वाज यूटिलिटी अबाउट ओनर। नेक्स्ट, मैनेजमेंट को इसकी क्या यूटिलिटी होती है? मैनेजमेंट मतलब वो लोग हु आर रनिंग द बिजनेस, राइट? कौन बिजनेस रन करता है? तो ओनर या फिर डायरेक्टर या फिर मैनेजर्स। इन सब में क्या फर्क होता है ये आपको ऐसा कहें, अभी हम क्योंकि 11th में है तो नर्सरी क्लास में है, तो जब हम आगे फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाएंगे तो आप लोगों को इन सब के बीच में फर्क पता लगेगा। अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैनेजमेंट मतलब वो बंदा जो कि बिजनेस को रन कर रहा है, ठीक है। मैनेजमेंट के लिए और डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो बिजनेस के मैनेजमेंट और डेवलपमेंट के लिए हमें ये किस तरह से हेल्प करता है? तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट होता है ना, जो बिजनेस चलाता है, वो तीन इंपॉर्टेंट एक्टिविटी करता है। पहला वो प्लान करता है, दूसरा वो डिसीजंस लेता है, और तीसरा वो कंट्रोलिंग करता है। ये तीनों का मीनिंग समझा देती हूँ। प्लान करने का मतलब है, जैसे मान लीजिए एक इजी एग्जांपल देते हैं अपनी लैंग्वेज में। जैसे मान लीजिए हम लोग एक ट्रिप प्लान करते हैं, है ना? ट्रिप टू गोवा, गोवा जाना है। तो गोवा जाने के लिए अब भाई अपन लोग तो कोई बहुत वेल टू डू फैमिली से नहीं, क्या बोलना चाहिए इसके लिए, अब भाई अपन तो छोटे बच्चे हैं, ज्यादा पैसे हमारे पास होते नहीं है, राइट? तो हमें अगर ट्रिप प्लान करनी है तो हमें सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि हमें इसके लिए कितने एक्सपेंसेस लगेंगे, राइट? तो ये फाइंड आउट करने के लिए हमें ये बनाना पड़ेगा बजट, और बजट बनाने के लिए हमें ये पता करना पड़ेगा कि गोवा जाने के लिए पैसे एक्चुअली कितने लगते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जो लोग पहले गोवा जा चुके हैं ऑब्वियसली हम उनसे पूछेंगे कि भाई कितना एक्सपेंस लगता है, कहाँ कहाँ गए थे, क्या क्या किया, कितने दिन लगते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपने पूरी रिसर्च कर ली। तो आपने किससे रिसर्च की? जो पहले ऑलरेडी गोवा गए हुए हैं, राइट? तो इसी तरीके से जब बिजनेसमैन बिजनेस का कोई प्लान बनाता है तो वो पिछले ईयर के फाइनेंशियल अकाउंट्स रेफर करता है कि पिछले सालों में हमने क्या एक्सपीरियंस किया, और अकॉर्डिंगली वो आगे के प्लान्स बनाता है कि आगे हम अपने बिजनेस में क्या करना चाहते हैं, राइट? फिर इसके बाद आती है बात डिसीजन लेने की। तो देखो, बिजनेस में डिसीजन लेना है ना, सबसे बड़ी रिस्क होती है। मान लीजिए 8 मंथ्स पहले मैंने डिसाइड किया कि मैं अभी तक महाराष्ट्र में बिजनेस करती थी, मुझे अब गुजरात में भी शुरू करना है। ये मैंने कब डिसाइड किया था? 8 मंथ्स पहले, ठीक है। फिर आया एक कोरोना नाम का बवाल, और उसने हिला दिया सबको।
अब ये कोरोना आने के बाद मेरे खुद के प्रॉफिट्स जो है ना, वो जाने लग गए डाउन डाउन डाउन। ओ माय गॉड! अब क्या किया जाए? तो बताइए, अब मुझे ये एक्सपांशन का प्लान करना चाहिए या नहीं? मेरे ऊपर ये डिसीजन है। तो करेक्ट डिसीजन कब आएगा? जब मैं चेक करूंगी मेरे इमीडिएट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, राइट, जो कि सिस्टमैटिक फॉर्मेट में बने हुए हैं। अगर मुझे ही समझ नहीं आएगा कि अकाउंट्स कैसे बने हुए, तो हाउ आई विल चेक इट, राइट? तो डिसीजन लेने के लिए आई विल हैव टू चेक इमीडिएट इंफॉर्मेशन, एंड देन आई हैव टू डिसाइड कि भाई हमें अपना जो है एक्सपांशन करना है या नहीं करना है। फिर इसके बाद बात आती है कंट्रोलिंग की। तो डिसीजन ले लिए हमने, डिसीजन लेकर के हमें ये भी डिसीजन लेना पड़ेंगे कि अब यहाँ प्रॉफिट कम है तो इसको बढ़ाने के लिए क्या किया जाए। कोई नया प्रोडक्ट लिया जाए या फिर कोई नई स्ट्रैटेजी बनाई जाए, ठीक है, सेम प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। तो ऐसे सब मैंने दिमाग लगाया, और दिमाग लगाने के बाद पूरा साल होने के बाद बात आती है कंट्रोलिंग की। अब यहाँ पर जब मैं डिसीजन ले रही थी ना, तब मैंने अपने लिए बनाए होंगे टारगेट्स, राइट। इनफैक्ट मैंने जब यहाँ प्लानिंग की होगी तभी मैंने बनाए होंगे टारगेट्स, और मैं यहाँ इनको अचीव करूंगी। अचीव करने के लिए अलग अलग डिसीजन लूंगी, अलग अलग तरीके निकालूंगी कि कैसे मैंने यहाँ जो प्लान किया था। जब मान लो मैंने प्लान किया था कि मुझे यहाँ पर 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है, वो प्रॉफिट कैसे हो उसके लिए मैंने यहाँ अलग अलग डिसीजन लिए। अब यहाँ आकर के कंट्रोलिंग में मैं क्या करूंगी, कंपेयर करूंगी। किसको? मैंने प्लान किया था कि मुझे 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट होना चाहिए। चेक करो हुआ क्या। तो मैं किसको देखूंगी, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। बुक्स ऑफ अकाउंट्स बताते हैं प्रॉफिट मुझे हुआ है सिर्फ 80,000 का। अब मैं पता करूंगी ये जो 20,000 का गैप है वो क्यों हुआ, ये मैं कैसे अचीव कर सकती हूँ, वो सब कंट्रोलिंग में आता है। कंट्रोलिंग में क्या आता है कि भाई प्लान आपने जो किया वो एक्चुअली हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। नहीं हुआ तो उसे कैसे सुधारा जा सके। तो यह जो एनालिटिकल पार्ट होता है अकाउंटिंग का, वो कंट्रोलिंग के अंडर आता है, ठीक है। ज्यादा समझ में नहीं आए तो लोड नहीं लेने का। मैंने ये डिस्कस इतना सारा इसलिए किया है ताकि आप एग्जाम में अगर थ्योरी क्वेश्चन आता है तो कुछ तो लिख सकते हैं। लेकिन 100 बात की एक बात, मैनेजमेंट को प्लान करने में, डिसीजन लेने में और कंट्रोलिंग करने में अकाउंटिंग मतलब कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी काम आता है। आगे चलते हैं। अगर हम बात करें इन्वेस्टर्स और लेंडर्स की, इन्वेस्टर मतलब कि जो कंपनी में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेंडर्स मतलब कि जो उनको उधार दे रहे हैं, ठीक है। बेसिकली दोनों कंपनी को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, ओनर को पैसा दे रहे हैं। तो पैसा दे रहे हैं तो वो सबसे पहली बात सोचेंगे वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट, ठीक। मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करूं या नहीं करूं, सबसे बड़ा क्वेश्चन। तो उसके लिए वो क्या देखेंगे, इसके अकाउंट्स। वो देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट है या नहीं है, तो कितना है, बराबर। अगर कोई हमको कोई लोन देने वाला है, अगर कोई बैंक है, तो वो ये चेक करेगा कि भाई इसके पास पैसा रिटर्न करने के लिए है भी या नहीं। वो फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास असेट्स है कि नहीं, किसी दिन इसने पैसा नहीं लौटाया तो हम इसके असेट सेल करके पैसा वसूल सकते हैं या नहीं, ये सब देखेंगे, राइट। नेक्स्ट दे विल चेक फाइनेंशियल स्टैंडिंग। फाइनेंशियल स्टैंडिंग मतलब कि अगर इसको मान लो 2 साल प्रॉफिट नहीं भी हुआ तो ऐसे तो नहीं है कि ये खत्म हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन। इसके पास प्रॉपर पैसा है या नहीं चलाने के लिए, उसको फाइनेंशियल स्टैंडिंग बोलेंगे। इंटरेस्ट पेमेंट कैपेसिटी, भाई ये इंटरेस्ट पे कर सकता है या नहीं। पता चला लोन तो दे दिया लेकिन हमारे पास प्रॉफिट ही नहीं है, तो भाई कंगाल होगा कोई प्रॉफिट से, तो वो इंटरेस्ट पेमेंट कैसे करेगा, राइट। तो ये सारा कुछ वो लोग जरूर चेक करते हैं अकाउंट्स के थ्रू। और आगे चलते हैं, कस्टमर्स की बात करें तो देखिए, अगर हमारे पास अकाउंटिंग अच्छी है, उसमें प्रॉफिट अच्छे दिखते हैं, तो इससे बनती है हमारी गुडविल। गुडविल मतलब अपना नाम, जैसे ब्रांड, ब्रांड कह सकते हैं उस वर्ड को। मेरा अगर एक ब्रांड बनता है तो देखो चुंबक की तरह, चुंबक से सब जैसे ना चिपक के चले आ रहे हैं कस्टमर्स। तो देखो कस्टमर्स को अगर श्योरिटी है कि क्वालिटी गुड्स मिलते हैं, रेगुलर सप्लाई है,
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो ऑफ कोर्स वो उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े रहना चाहेंगे, राइट। मान लीजिए आप एक ऑटोमोटिव कंपनी है, अगर आप कार बनाते हो और मैं आपको कार के स्टीयरिंग सेल करती हूँ, तो मुझे आप क्या चेक करोगे? आपको अगर मुझसे परचेज करना है तो पहला चेक करोगे कि भाई मेरे पास क्वालिटी गुड्स है कि नहीं। पता चला स्टीयरिंग लगाया, 2 बार घुमाया, टूट गया, क्या फायदा। दूसरा, रेगुलर सप्लाई है कि नहीं। पता लगा आपने मुझे ऑर्डर किया है, मैंने 15 की जगह 20 दिन 25 दिन बाद ऑर्डर दिया, तो आपकी कार तो पड़ी रह गई, वो प्रोड्यूस ही नहीं हो रही है, तो आप ऑर्डर टाइम पे नहीं दे पा रहे हो, राइट। तो कैसा है, कस्टमर्स ये दोनों चीजें चेक करते हैं। और ये दोनों चीजें कैसे पता लगती है? आपके अकाउंट से। यस, आपके अकाउंट से ये भी पता लगता है कि आपका ईयर में टर्नओवर कितना है, आप कितना प्रोडक्शन करते हो, उसमें से कितना सेल होता है, आपके पास कितना स्टॉक बचा हुआ रहता है, ये सारा कुछ पता लगता है कस्टमर्स को अकाउंट से। गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट को क्या चाहिए भाई? जैसे ही प्रॉफिट हुआ नहीं कि ये आकर के बैठ जाते हैं, भाई साहब क्या दो? टैक्स दो। गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है। आप गुड सेल करो, वो आपसे जीएसटी वसूलेंगे, बराबर है। अभी तो जीएसटी एक कॉमन टैक्स हो गया है, वरना पहले तो टैक्स की लाइन होती थी। प्रोडक्शन करने से लगा करके सेल करने तक बहुत अलग अलग तरीके के टैक्स होते थे। कस्टम्स, वो तो अभी भी लगते ही हैं। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो तो आपको कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है, विच इज अगेन अ काइंड ऑफ टैक्स। इसके बाद आपको जो प्रॉफिट हुआ है उस पर तो आपसे मोटी रकम वसूली जाती है, राइट। तो इस तरीके से गवर्नमेंट हमसे अलग अलग तरीके से पैसा वसूलती है, जिसको कि हम एक वर्ड में बोले तो टैक्स पेमेंट। तो वेरिफिकेशन ऑफ टैक्सेस ड्यू, जितना टैक्स बन रहा है उतना पे किया कि नहीं, कहीं चोरी तो नहीं की टैक्सेस की, ये सब देखने का काम किसका है? गवर्नमेंट का है। तो आई होप आज के तीनों टॉपिक आप लोगों को समझ में आए, बहुत ही इजी थे। कहीं अगर आपको डिफिकल्टी है तो यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन, एंड ऑफ कोर्स लाइक शेयर सब्सक्राइब माय वीडियोस। और इसके अलावा आप वीडियोस में और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बहुत डिफिकल्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं हो रहा है। ये सारी बातें अगर आप मुझे बताएंगे तो आगे के वीडियोस बनाना मेरे लिए और भी आसान हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच, एंड ऑफ कोर्स प्रेस द बेल आइकन to get information about my latest videos. Thank you so much.